हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। कल हमने पढ़ा था कि मानव में पाचन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और उसमें हमने उसका एकदम इमेज और चित्र एकदम बनाना सीखा था, डायग्राम बनाना हमने सीखा था। बहुत ही सरल सी लाइनों के द्वारा मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप पाचन तंत्र बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र और इसमें भी मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप श्वसन तंत्र को आसानी से बना सकते हैं और श्वसन तंत्र में कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और श्वसन तंत्र की पूरी डिटेल आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, जो मानव में श्वसन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इस श्वसन तंत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन के लिए कुछ मांसपेशियां भी काम आती है, वो भी इसका अंग है। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। अब इन भागों को भी और भागों में बांटा जाता है। जैसे ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र चार आते हैं। निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़े, फिर से चार चीजें आती हैं। और जो श्वसन मांसपेशियां होती है इसमें एक चीज आती है जिसका नाम है मध्यपट। मध्यपट यानी डायाफ्राम। डायाफ्राम और कुछ और मांसपेशियां भी आती है जो इसको शिथिलन व संकुचन में मदद करती है। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम मानव श्वसन तंत्र का जो डायग्राम है वो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। मैं आपको पहले तो श्वसन तंत्र बना के दिखाऊंगा, फिर मैं उसके कार्य समझाऊंगा कि कौन कौन कैसे कार्य करता है। तो चित्र देखिए, पहले आपको एक छोटी सी ऐसे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक ऐसा बॉक्स बना देना है। फिर आपको नीचे वापस से लाइनें खींचनी है ऐसे। यहाँ पर आपको 9 लाइनें खींच देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपको इसको थोड़े और आगे बढ़ाना है। फिर आपको इसको इस तरह से कर देने हैं, इसको दो भागों में बांट देना है इस तरह से, और इस तरह से आपको इसको दो भागों में बांट देना है। ठीक है, ये इसको दो भागों में बांट देना है। ठीक है, फिर आपको इन दोनों के समक्ष एक एक ऐसे लाइनें खींचनी है एकदम सीधी। मेरी बोर्ड पे इसलिए सीधी आ नहीं पा रही है, एकदम सीधी लाइनें खींचनी है आपको ऐसे। ये सीधी लाइनें आ नहीं रही है, इस तरह से लाइनें खींचनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह घुमा के इसको ऐसे मिला देना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और इसको ऐसे घुमा के इसको भी ऐसे मिला देना है। ठीक है, पहले आपको ये दो लाइनें खींचनी है, फिर आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर 9 लाइनें खींचनी है, फिर इस तरह से लाइनें बनानी है, फिर इनको दो भागों में बांटना है, फिर आपको ऐसे ऐसे लाइनें खींच के इनको ऐसे घुमा के मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनको और भागों में विभक्त करते जाना है ऐसे। फिर आपको अंत में इस तरह से गोले लगा देने हैं इनको बांटने के बाद। ठीक है, इस तरह से। और बांट दो, जितने आपसे बंटते हैं उतने बांट दो और फिर उन पे गोले लगा दो अंत में। इधर बांट देते हैं इस तरह से, यहाँ पे गोला लग जाएगा, फिर यहाँ पर गोला लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको दो भागों में बांट देते हैं इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गया पहला जो है फेफड़ा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसी तरह कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप कुछ ऐसी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी पसलियां।
एक फेफड़े में हमने कुछ श्वसनीय श्वसनिकाएं व श्वसनाओं को दिखा दिया और दूसरे में हमने इन पसलियों को दिखा दिया। जो हमारे फेफड़े के ऊपर पसलियां होती हैं उनको हमने दिखा दिया है, ठीक है। और इनको हम ऐसी तरह करना है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, इन दो लाइनों को कुछ इस तरह से घुमा के, इस तरह से ऐसे घुमा के और ये ऐसे बना देना है, फिर इसे कुछ घुमा के और वापिस से इसे घुमा के ऐसे कर देना है। बस ये आपका श्वसन तंत्र तैयार है। आप इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। बस हमने इसमें फेफड़ों की जो पसलियां हैं वो दिखा दिया और इसमें हमने आधा भाग काट दिया, ठीक है। और नीचे आपका जो है वो डायफ्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायफ्राम हो गया और ये आपका श्वसन तंत्र तैयार है। अब इसका नामांकन करते हैं। तो देखिए, पहले आएगा आपका ये जो है, ये है आपकी नाक या नासिका, फिर है मुख, फिर है ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी को भी 3 भागों में बांटा जाता है। फिर है आपका स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। फिर है आपकी श्वास नली, फिर है आपकी श्वसनी, फिर है ये श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। और ये जो गोल गोल संरचना है ये है कुपिका, कुपिका। ये है आपका डायाफ्राम, ये है आपकी पसलियां, ये आपका नामांकन भी हो गया। देखिए सारी चीजें आ गई क्या, श्वसनिका आ गई, श्वसनी आ गई, श्वासनली आ गई, फेफड़े हो गए दोनों, और श्वसन मांसपेशियां डायफ्राम आ ही गया, ठीक है। तो ये आपका स्वर यंत्र हो गया, ठीक है। कितना अच्छा बना है, देखिए आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाना भी सिखा दिया है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सीखते हैं कि इसमें कैसे प्रक्रियाएं होती है। देखिए हम जैसे ऐसे सांस लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन जाती है नाक में, ठीक है। नाक श्वसन के लिए प्रथम अंग है और ऊपरी श्वसन तंत्र में यह पहली बार आता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हवा जाती है नाक में। नाक में कुछ बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है और महीन महीन छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। इन सीलिया, ये जो सीलिया होती है, इनमें जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में जो भी धूल कण या कचरे के जो कण होते हैं वो इन सीलियाओं में अटक जाते हैं। कहाँ पर अटक जाते हैं? वो इन सीलियाओं में अटक जाते हैं और अटकने के कारण हमारी जो वायु है वो शुद्ध होकर अंदर जाती है, ठीक है। और वो जाती है ग्रसनी से होते हुए, यहाँ से ग्रसनी से। फिर अगर हम मुख से सांस लेते हैं तो हमारे मुंह में कोई बाल नहीं होता, हमें पता है, और इसी कारण जो है वो हवा वैसी की वैसी, चाहे उसमें कोई भी गंदगी हो, वो ऐसी की ऐसी ग्रसनी में चली जाएगी। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि नाक से सांस लेनी चाहिए, न कि मुंह से। फिर हवा जाती है ग्रसनी में। ग्रसनी को जो है वो यहाँ पर होती है, नाक के पीछे, यहाँ पर होती है ग्रसनी, ठीक है। हवा जाती है ग्रसनी में। फिर ग्रसनी के यहाँ पर जो है एक पल्ला होता है जिसे हम घाटी पल्ला या एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस क्या करता है? वो इस हवा को श्वास नली में ही भेजता है, न कि ग्रसनी में। जो अपनी एक होती है ना इसोफेगिस, उसमें नहीं भेजता है। इसोफेगिस में नहीं भेजता है, या इसोफेगिस में भेजने से रोकता है और इसको श्वास नली में भेजता है, ठीक है। ग्रसनी इस स्वर यंत्र से जुड़ी होती है। स्वर यंत्र में कुछ स्वर रज्जु होती है जिनमें जैसे ही वायु जाती है तो उनमें कंपकपाहट पैदा होती है और ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो स्वर यंत्र में से ये निकलती है वायु यहाँ से, ठीक है, स्वर यंत्र में आती है। फिर स्वर यंत्र से ये श्वास नली में जाती है। यहाँ पर ये जो स्वर यंत्र है, ये जो श्वास नली है, ये 9 उपास्थियों से मिलकर बनती है। 9 उपास्थियों से मिलकर के बनती है। 9 उपास्थियों से मिलकर बनती है। ये उपास्थि सी आकार की होती हैं इस तरह। और ये जो है ये श्वास नली को परस्पर चिपकने से रोकती हैं और यह सुनिश्चित करती है कि जो वायु है उसका मार्ग निपतित न हो, यानी वह वैसे की वैसी चली जाए, उसमें बाधा न आए, ठीक है। ये 9 उपास्थियों से मिलकर बनती हैं और ये छल्ले लगे होती हैं और ये होती है अपनी श्वास नली। ये इतना इतना होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर आता है निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। तो
यहाँ से श्वास नली होती है, ये अपनी श्वास नली है। फिर यहाँ पर वायु आती है, वायु आने के बाद यहाँ पर दो भागों में बंट जाती है, ठीक है, दो भागों में बंट जाती है। अब देखिए, एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। तो ये जो दायां फेफड़ा है ना, ये वाइड यानी चौड़ाई में तो इस फेफड़े से ज्यादा चौड़ा होता है, और लंबाई में जो है ये लंबा होता है और ये छोटा होता है। चौड़ाई में ये चौड़ा होता है और ये छोटा होता है, लंबाई में ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है, इन दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है। और फिर हवा इन ऐसे आती है, और फिर जो है श्वसनिकाओं में हवा आ जाती है, ये दोनों श्वसनी कहलाती है। पहले एक थी तब श्वास नली, फिर दो हो गई जब श्वसनी, फिर अलग अलग हो गई तो हो गई श्वसनिकाएं। फिर इनमें हवा आने के बाद ये अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना में आ जाती है हवा, जिन्हें हम कुप्पिकाएं कहते हैं। कुप्पिका में जो है वो बहुत सारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं, और ये जो कुप्पिकाएं हैं ये धमनी व शिरा से जुड़ी होती है। आगे हम पढ़ेंगे, धमनी व शिरा से जुड़ी होती है, और उन धमनी व शिराओं से वायु जो है वो रक्त में मिलकर के हमारे हृदय में चली जाती है, ठीक है। इस तरह की प्रक्रिया इस श्वसन तंत्र में होती है। और इधर जो है, इधर हमारा होता है हृदय, ठीक है, यहाँ से जो है वो श्वसन तंत्र होता है, और कुप्पिकाओं से रुधिर वायु लेकर के इधर जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं कि नाक और इनके बारे में। तो पहले देखते हैं नासिका। तो नासिका हमारे शरीर के बाहर दो जोड़ी छिद्रों के द्वारा चालू होती है, और ये एक पतली झिल्ली के द्वारा, ये देखिए पतली झिल्ली एक हड्डी के द्वारा दो भागों में बंटा होता है, और पीछे यह नासाग्रसनी में खुलता है। नासाग्रसनी के बाद आता है पहले मुख। अब मुख से यह मुख ग्रसनी में खुलता है, और मुख ग्रसनी और नासाग्रसनी दोनों खुलते हैं ग्रसनी में, ठीक है। फिर ये ग्रसनी जो है यहाँ पर दो भागों में खुलती है, एक होती है जो अपनी इसोफेगिस, एक होती है श्वास नली। ये जो स्वर यंत्र है, और जो स्वर यंत्र है, ये इस श्वास वायु और भोजन को यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में जाए और भोजन इसोफेगिस में जाए, ठीक है। फिर भोजन जाता है, ये जो स्वर यंत्र है ये, अब ये स्वर वायु नोट भोजन, वायु। स्वर यंत्र में कुछ स्वर रज्जु या श्लेष्माएं कोशिकाएं होती हैं, उनमें जैसे ही वायु जाती है तो उनमें कंपकाहट पैदा होती है, और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वायु आती है इनमें, यहाँ पर ये 9 उपास्थि के छल्ले लगे होती है सी आकार के, और इनके अंदर वायुमार्ग होता है। और इस तरह से ये सी है जो ये मान लीजिए अपना छोटा सा सी, और इस तरह से इसको पकड़े रखते हैं, ये अपनी श्वास नली है, और ये श्वास नली वैसे पकड़े रखते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये अपने आप में पिचके नहीं, ये दोनों इसको पकड़े रखते हैं झिल्ली को, और इससे वायु नीचे चली जाती है। इस प्रकार के 9 छल्ले लगे होते हैं, 9 लगे होते हैं। फिर वायु आती है, इन दो भागों में बंटती है। ये पहले थी, एक थी तब तो थी श्वास नली, फिर दो हो गई तो श्वसनी, और फिर बहुत सारी हो गई तो हो गई ये श्वसनिका। फिर वायु भागों में बंटती जाती है, और अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना आती है जिसे हम कहते हैं कुप्पिका। कुप्पिका में बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, उनमें से वायु जाती है और हृदय में जाती है, ठीक है। अब ये जो डायाफ्राम है, ये है श्वसन तंत्र का तीसरा भाग। ये डायाफ्राम क्या करता है, ये संकुचन और शिथिलन करता है। संकुचन करता है तब तो जो है वायु बाहर से आकर फेफड़ों में भर जाती है, और शिथिलन करता है तो वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है। और कुछ अन्य मांसपेशियां भी होती है जो इसकी सहायता करती है डायाफ्राम की। तो ये था अपना श्वसन तंत्र। और जो अपनी श्वास नली है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5 इंच। और कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था पाचन तंत्र, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्षुधांतर की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वो 7 सेंटीमीटर नहीं होती है, वो 7 मीटर होती है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो क्षुधांतर की जो लंबाई है वो 7 मीटर होती है, ठीक है। और श्वास नली की लंबाई 5 इंच होती है, और श्वसनी 2 भागों में बढ़ती है, फिर श्वसनिकाएं और आती है, ठीक है। और ये नासिका है, ये मुख है, ये ग्रसनी है, ये स्वर यंत्र है, ठीक है। और इस तरह से अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं मानव में श्वसन की, ठीक है। और जो हम कहते हैं ना, जो धूम्रपान, जो सिगरेट होती है वो पीनी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम उसे पीते हैं ना तो उसका जो धुआं है वो इन सीलियों को नष्ट कर देता है, और उससे जो वायु जाती है अंदर वो बिना शुद्धिकरण के जाती है, और गंदगी हमारे फेफड़ों में जमा होती रहती है, और जिससे हमें फेफड़ों की संबंधी बीमारियां हो जाती है, और इसीलिए उसे पीने से मना किया जाता है, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आपको मानव का जो श्वसन तंत्र है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि हृदय का चित्र कैसे बनाया जाए, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, और थोड़ा इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको चित्र बनाना समझा रहा हूँ।
इस तरह से आपको 2 लाइनें खींचनी है। फिर यहाँ पर आपको एक डब्बा सा बना देना है, ये डब्बा सूर्य यंत्र है, इसकी पूरी फोटो दिख जाएगी आपको। अब यहाँ पर आपको आप दिख जाएगी, ठीक है। ये इमेज देख लीजिए आप पूरी अच्छी तरीके से। फिर ये आती है श्वास नली, इसमें आपको 9 लाइनें खींचनी है। फिर इसको 2 भागों में बांटना है, फिर इनके ऊपर एक ऐसी लाइनें खींचनी है, फिर इनको ऐसे मिला देना है और इनके अंदर एक में कुप्पियां दिखा देनी और एक में पसलियां दिखा देनी और ये आपका हो गया श्वसन तंत्र। डायाफ्राम आपको दिखाई देना है, ठीक है। तो मेरी आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th के तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।